द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीट 2025 का। आज हम 6 में से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार पूरे जोश से पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक सा एक द लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग का पता होना चाहिए आपको। बाकी चीज़ें पता ना हो ना हो, लिविंग वर्ल्ड का आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि लिविंग होती क्या एक्चुअल में। जब भी लिविंग के बारे में आप सुनते हो, व्हाट फ्लैशेस टू योर माइंड, क्या चीज़ होती है जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आती है। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने शरीर में जो चीज़ें चलती हैं वो मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगी कि सेल के आगे ऑर्गेनाइज कर करके सेल से टिश्यू और डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, दैट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस यानी कि आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में कितना अवेयर हो। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को मैंने साइड में क्यों लिखा, देखो ग्रोथ होती है दो तरीके की। पहाड़ है, पहाड़ पे भी अगर कुछ चीज़ गिर रही है या आपकी बॉडी पे जो है वो डस्ट या कुछ गिर रही है और वो आप रहने दो, वैसे ही रहती रहे वैसे ही आपका शरीर का जो मास है वो आउटर साइड से इंक्रीज होता जाए। ठीक है, तो वो जो है वो भी तो एक तरीके की ग्रोथ है, बट वो तो किसी भी चीज़ पे हो जाएगी। अगर आप टेबल रखें, टेबल पे डस्ट गिर जाएगी तो मिनिमम सी कुछ तो उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ को इसीलिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोला जाता है, ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोला जाता है। ठीक, देन मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, अगर रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब जैसे आपने हाइव के बारे में सुना होगा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो आपने म्यूल्स के बारे में सुना होगा जो, ठीक है, और स्टीराइल बीज के बारे में सुना होगा, है ना। और आपने सुना होगा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के बारे में। म्यूल क्या होता है, म्यूल होता है जो आपका डंकी और हॉर्स के मेटिंग से बनता है, वो म्यूल होता है। स्टीराइल वर्कर बीज, जो कि आपकी क्यून होती, सिर्फ वही फर्टाइल होती, बाकी तो सारी जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। ठीक है, कि वो जो है वो फर्टाइल नहीं होती, तो वो स्टीराइल वर्कर बीज होगी। और लास्ट में इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, क्योंकि वो भी बच्चे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में कोई भी चीज़ टूट रही है, बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही हो रहा है ना। इस चीज़ को पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को तो आप देख लेना कि कैटाबॉलिज्म, कैटा, मैंने ऐसे याद किया था कि कैट, बिल्ली के दांत होते नोकीले और वो सब कुछ नोच खाती है, तो ब्रेक डाउन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म यानी बिल्डिंग अप, यानी कि चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ आती है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि इन विट्रो रिएक्शंस है। ठीक है, तो श्योरली कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं। ठीक है, जो अभी आप इन विट्रो कल्चर में चीज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दी, तो वहाँ पे अभी कोई लिविंग बीइंग तो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, बट फॉर श्योर वो भी जो है वो एक तरीके से लिविंग रिएक्शन ही है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से जो है आगे आपकी लिविंग जो है वो फॉर्म हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, डेट इज अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेल होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही सेल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सेल आ गया, सेल को जोड़ेंगे तो सेल से क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू को जोड़े तो क्या बन जाएगा, आपका ऑर्गन बन जाएगा। ये प्लांट्स की बात करें तो टिश्यू सिस्टम बन जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगी, इंसान की या किसी की भी बॉडी बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें बेसिक सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होती है कि आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, दैट इज कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन की एक स्पेशल चीज़ बताऊं, जो कि म्यूचुअली इंक्लूसिव, ह्यूमन हूं मैं, ह्यूमन मी। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव करेक्टर है, दैट वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या है हमारे पास, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि हमें अपने बारे में भी हम अवेयर है, हमें अपने बारे में भी पता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को नहीं पता होता है। बट यहीं पे बात आ जाती है कि एक इंसान है, ठीक है, वो अब जो है वो कोमा में है, उसके हर ऑर्गन वर्क कर रहा है।
ठीक है, बट वो तो जिंदा, मतलब कोई उसका बॉडी मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कहा नहीं है ना, उसको अपने बारे में भी अवेयरनेस नहीं कि क्या चल रहा है उसके साथ। ठीक, तो ऐसी चीज में जो उसके पास तो कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो उसको लिविंग बीइंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बीइंग बोलेंगे। यही जो है वो एक थिन बॉर्डर है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, कि वो उस चीज के अंदर हर चीज चल रही है, तो वहां पे हमें डिफाइन करना जो मुश्किल हो जाता है। अभी आज भी हमें ऐसी चीजों को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं, तो अब जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर सेल जो है वो एक साथ नहीं आएंगे तो वो टिश्यू नहीं बनाएंगे। और सेल अगर जब तक मॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स कम्स ओनली व्हेन दे आर मॉलिक्यूलर रूप से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन नहीं बनाएगा तो उससे क्या काम होगा? कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑर्गन ही नहीं बना, आपके सिर्फ टिश्यू ही है, अगर आपका ऑर्गन ही फॉर्म नहीं हुआ तो उससे तो कोई काम नहीं होगा, सो दैट टिश्यू विल बी यूजलेस। ठीक है, तो वैसे ही बात होती है कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होती है, तो ऑर्गेनल्स भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस करती हैं, उसी के बाद जो है सेल की फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो इसी पे एनसीईआरटी ने लाइन दी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की प्रॉपर्टीज है वो एक सेल के अंदर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सेल के अंदर नहीं है, बट जो मोलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रही है सेल्स के बीच, ठीक है, दीज आर नॉट बिटवीन, मतलब ये सिर्फ सेल के कारण नहीं है जो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू है, ये है जो सेल इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से उसके कारण है। और वैसे अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो सेल तभी बन रहा है जब आपकी ऑर्गेनल्स जो है वो मॉलिक्यूलरली इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, वो ऑर्गेनल्स की वजह से नहीं है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनल की वजह से या इंडिविजुअल सेल की वजह से नहीं है, वो जब इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, when these cells interact तभी एक टिश्यू की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, when organelles interact तभी एक सेल की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी जो कि पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लास्ट चीज अगर मैं बता दूं आपको कि हर ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, इज, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम बट विद वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे कि हम में डीएनए है, ठीक है, यूकैरियोट्स सब में डीएनए है। ठीक है, तो एक डंगरे में भी डीएनए, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, तो फिर वो डंगरे इंसान क्यों नहीं बन गए? ठीक है, तो बोला वही जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन है, बट उसमें भी बड़े सारे अंतर है। ठीक है, अब जैसे हम इंसान ही है तो सब इंसान अलग अलग ही होते हैं, अगर सभी के अंदर सेम ही चीजें होती हैं, तो क्या होता है आपके 99%, ठीक है, 99% ऑफ जो जीन्स होती हैं वो सेम होती हैं, 99.9, ओनली 0.1% जीन्स जो होती हैं वो डिफर करती हैं ह्यूमन में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में आप इस पॉइंट को पढ़ोगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, डेट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में चलने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ, जिसके साथ हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। वो अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, बट हाँ एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ जो एक रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो बर्डिंग होती है, ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ईस्ट एंड हाइड्रा, कि आगे चल के कहीं आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेशन, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और एफ फॉर फंजाई, तो ये फंजाई में पाई जाती है। ठीक है, एल्गे में पाई जाती है, एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, मोसेस, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, इजी सा याद करने का तरीका है फैप। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन फैप, ठीक है, फंजाई, एल्गे एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। नेक्स्ट चीज अब चलो बिगिन करते हैं इस टॉपिक को, डेट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बेसिक में सबसे पहले होती है क्या? विविधता। ठीक है, यानी कि डिफरेंस।
तो ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज, 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज, ठीक है, दे ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। वो जब साथ में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो साथ में जुड़ के क्या बनाती है, बायोडाइवर्सिटी। अब इसी के साथ आगे मैं बात करूं तो रॉबर्ट मे जो है, उनकी जो उन्होंने जितना एक्सपेक्टेड रखा है वो 7 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है, और कुछ जो रफली निकालते हैं वो तो 30 से 50 मिलियन भी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब पागल लोग भी होते हैं, हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं कि नहीं होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि हो। तो हर किसी का अपना अपना जो है वो एस्टिमेट है। तो पर नोन कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। अब देखो ये सभी जो है वो है यहाँ पे, तो अब इनको जो है वो नामकरण तो इनका करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं इसे तुलसी बोल दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके कोई उसको बेजिल बोल देगा, ठीक है, तो ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी चीज है ये, ठीक है। तो इसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नई चीज स्टार्ट हुई, दैट वाज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, तो IUCN, ठीक है, IUCN होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है, दैट इज IUCN। और IUCN ही जो है वो IUCN endangered species की सूची को जो है वो करता है, ठीक है, जारी जो सूची करता है वो IUCN ही करता है। एंडेंजर्ड की भी यही करता है, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो 2004 का डेटा है, ठीक है, ये जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे सेम ही बात है, ठीक है, यहाँ पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको आगे जाके आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज, तो 2004 का बायोडेटा है, जिसके डेटा के अनुसार 784 स्पीशीज, ओके, कितनी स्पीशीज, 784 स्पीशीज, 338 वर्टेब्रेट्स, 359 invertebrates and 87 plant species, 87 प्लांट स्पीशीज। तो ये सब जो है वो आपका IUCN ही जारी करता है, IUCN ही नामकरण करता है। नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड टू नेम दोज ऑर्गेनिजम्स, फॉर हैविंग वन यूनिक नेम बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नोन वर्ल्ड वाइड, ताकि जिसे एक ऑर्गेनिज्म पूरे संसार में जाना जा सके। दैट वाज द नीड, इसीलिए जो है वो ऑर्गेनिज्म को हमें जो है नामकरण उसका करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं जो आपके नोमेनक्लेचर में आती है, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक सी चीज बता देता हूं, व्हाट वी डू हियर इज सीकन, ठीक है, सीकन, C for characterization, I for identification, कि सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर उस चीज में, उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि उसकी जो पहचान है वो क्या है, ठीक है, वो कौन सी चीज में आता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यानी कि अब उसको पहचान तो लिया, तो अब इसको उसी चीज में डाल देंगे जिसमें पहचाना, तो उसमें अब इसको कैटेगराइज कर देंगे, और एट लास्ट इसको नाम दे देंगे, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं जब तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम करोगे, तो सबसे पहले तो तुम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद जानोगे ये कौन सी चीज है, उसके बाद उसको उस पार्ट में डाल दोगे जहां पे वो है, और लास्ट में उसको नाम दे दोगे कि अब मैं इसका ये नाम लिख देता हूँ इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो आपका पूरा ये प्रोसेस चलता है। और नोमेनक्लेचर जो दिया गया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। कौन सा नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारी चीजें आती हैं, बेसिक सी चीजें आती हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, दैट इज 2 नाम, ठीक है। सबसे पहले कार्लस लीनियस ने दिया था, लीनियस,
ठीक है, कार्लस लीनियस ने इसको दिया हुआ था। और इसमें क्या किया उन्होंने कि जो 2 नेम ले लिए, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, आपको जो है वो एक टैक्सोनॉमी याद करनी पड़ती है, उसको मैं बता दूंगा, बट स्पीशीज जीनस आपने सुना तो होगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो जीनस लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज, और इनको अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली, और जब भी आप लिखते हो तो ये इटैलिसाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। इटैलिसाइज्ड, आई डोंट नो लाइक इटैलिसाइज्ड कैसे होते हैं, इटैलिक्स, आई डोंट नो लाइक डार्क करना, but that it is bold, italic, ठीक है। italic like writing, continuous writing, hand writing होती है ना, that's I think italics is, you can comment down अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूँ, दूसरी चीज जो नोमेनक्लेचर में की जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये लैटिन डेराइव्ड नेम्स होते हैं। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है, डेड लैंग्वेज। तो ये जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। इटैलिक्स में लिखते हैं इसको, कंटिन्यूस राइटिंग में लिखते हैं, जनरली इन लैटिन होते हैं। पहले जीनस लिख देते हैं, फिर स्पीशीज लिख देते हैं। अब जैसे होमो सैपियंस है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ एक, होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो आपकी जीनस है, एच कैपिटल, बाकी सैपियंस जो है इसकी स्पीशीज है, तो एस छोटा और ये अंडरलाइन, ठीक है, और इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं तो ये अंडरलाइनिंग वाला तो मैंने बता दिया कि अलग अलग ही अंडरलाइन करना है, इनको साथ में अंडरलाइन नहीं कर सकते। लास्ट चीज जो है वो है हमारी लेटर्स की। तो लेटर्स भी तो बता ही दिए यार, इसमें कुछ भी नहीं, बेसिक सी चीज है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। सबसे पहले तो आप देख लो कि जो भी नाम लिख रहे हो तो हर बार फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये तो इंग्लिश से ही देख सकते हो, आपकी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, फिर आपने जो है नेक्स्ट लेटर में कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को अंडरलाइन कर देना है सेपरेटली, एक साथ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये गलत होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, होमो और सैपियंस, तो ये गलत होगा, जीनस अलग से और स्पीशीज अलग से अंडरलाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, ये इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए और लैटिन में ही होने चाहिए, जनरली ये लैटिन में ही होते हैं, ठीक है। जनरली किस में होता है? लैटिन में। क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज, इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सली फिर उसी नाम से जाना जाएगा। और लास्ट अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है। कैपिटल वाली बात होगी, अंडरलाइन वाली बात होगी, लैटिन इटैलिक्स की बात होगी, ठीक है। कार्लस लीनियस ने इसको दिया हुआ था। पहला जो है आपका जीनस बताता है, दूसरा स्पीशीज बताता है, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो। यूपीएससी में जीएस स्टडी होती है, ठीक है। जनरल साइंस करके भी याद कर सकते हो, पहले जीनस और दूसरी स्पीशीज, ठीक है। जनरल साइंस फिर अंडरलाइन करना है अलग अलग, क्योंकि जनरल भी इंपॉर्टेंट और साइंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है वो ऐसे हो जाती है आपकी आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक जो रूल है वो है कि आपने जैसे लिख दिया मैंगो का साइंटिफिक नेम, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम, किसका नाम लिख दिया? मैंगो का। मैं आपको बताता हूँ मैंगो का साइंटिफिक नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। वीडियो को आप जो है वो बैकवर्ड कर सकते हैं और बैकवर्ड देख के एक बार रूल्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद मैंगो का नाम लिखिए मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो सबसे पहले मेंजीफेरा इंडिका लिखना कैसे है, तो जैसा इंग्लिश का रूल होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो आप पहले मेंजीफेरा लिख दो, फिर क्या है? इंडिका, फिर इंडिका लिख दो। आहा, फिर आप लिख दो इंडिका, ठीक है। वैसे इटैलिक्स में को लिखने नहीं आती है कसम है, फिर इनको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ऐसा होता है साइंटिफिक नेम। बट आगे क्या किया गया कि
लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अब साइंटिस्ट था जिसने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, तो उसका नाम भी ऐसे लिख देते थे लाइन कि ये लीनियस ने डिस्क्राइब की थी, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी एक स्पीशीज का नाम जो है वो दे दिया। ठीक है, तो ऐसे जो है वो वीट का नाम हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नाम जो है वो लिखने होते हैं। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, डेट इज अबाउट कि हमने सीकन तो पढ़ा था कि कैसे कैसे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन हुई, फिर उसका हमने पहचाना, ठीक है, फिर उसके बाद अब उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर लास्ट में नोमेनक्लेचर तो लास्ट में आएगा, ठीक। क्योंकि सबसे पहले तो हमने कैरेक्टराइज किया कि उसके कैरेक्टर देखे, कैरेक्टर कौन कौन से हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, अब उसको क्लासीफाई, ठीक है, अब उसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन बेसिक सी चीज है, प्रोसेस। कितना बेकार सी चीज है, क्लासीफाई पता तो लग रहा है, इतने बेकार से क्वेश्चन है नहीं है। प्रोसेस बाय विच organism is classified, process by which organism is classified, ठीक है, is classified और grouped, ठीक है, on the basis of observed characters and identification। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिफिकेशन दैट वी हैव डन सो फार। ये जितनी आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे उस बेसिस पे हम इसको जो है डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन करने के लिए अब कुछ यूनिट भी होगी जिसके बेसिस पे क्लासिफाई करते होंगे, तो उसी को टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सॉन, सो टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या? टैक्सॉन। तो स्टडी ऑफ टैक्सॉन को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है, हायरार्की यानी कि जो ऑर्डर है, ठीक है। टैक्सॉन की भी अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, इसीलिए इसको टैक्सा बोला गया, ठीक है। जैसे कि अब देखो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। तो एक स्टैंडर्ड होता है ना, तो स्टैंडर्ड को हमने क्या बोल दिया? टैक्सॉन। अब इन सभी टैक्सॉन की स्टडी को क्या बोलेंगे? टैक्सा। मतलब टैक्सोनॉमी क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। और टैक्सॉन का प्लूरल क्या होगा? टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक सब्जेक्ट है जहां पे हम इन टैक्सा को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? टैक्सा को, जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। इसमें आते हैं स्पीशीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देखो स्पीशीज जीनस तो ऐसे ही याद हो जाता है, स्पीशीज जीनस फैम, ठीक है, स्पीशीज जीनस तक, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और ऊपर वाले दो तो पता ही होने चाहिए आपको। तो अगर आपको पता है ना स्पीशीज सबसे छोटा था, स्पीशीज जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास,
एंड देन उसके बाद जो है आपको सबसे बड़ा तो पता है वो किंगडम होता है, तो बीच में जो बच गया वो फाइलम, ठीक है। स्पीशीज जीनस, फिर फैमिली ऑर्डर क्लास, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास, देन लास्ट में आते हैं आपके फाइलम किंगडम। और प्लांट्स के केस में फाइलम की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन, ठीक है। प्लांट्स के केस में क्या करते हैं, फाइलम की जगह हम क्या टर्म यूज करते हैं, डिवीजन। बोटनिस्ट ने जो है वो डिफरेंट टर्म कर दी, फाइलम भी बोल देते, तो क्या ही जाना था इनका, बेकार जैसे लोग, ठीक। तो अभी जो तुम्हारी टेक्सोनोमी है, जो स्टडी ऑफ टेक्सास है, इन सभी टेक्सास की स्टडी कौन से बेसिस पे की गई, ऐसे जो बांटे गए कौन से बेसिस पे बांटे गए, इसके बेसिस है, और इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसका है ESISDPEI, ठीक है। इस देखो अगर आप जो है ना ESI याद रख लो, तो अगर आपको मान लो बाय चांस याद नहीं आ रही है, जस्ट एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। आप ESI को याद रख लो, ESI, तो एक तो आ गया ES, ठीक है, क्या आ गया ES। अब इसको उल्टा पढ़ोगे तो एक आ गया IS, और बीच वाले को खा जाओगे तो EI, ठीक है। ये तो ऐसे याद कर लो EIS, तो एक आ जाएगा आपका ES, देन EI और IS, हाँ EIS जो है इज अ बेटर ट्रिक, ठीक है। EIS और DPSC, दिल्ली पब्लिक स्कूल कमीशन तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं, EIS हाँ एमा ज्यादा अच्छा नाम है। एमा इज इन DPSC, दिल्ली पब्लिक स्कूल कॉलेज, पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी और वहां से कॉलेज को गई, ठीक है। तो एमा नाम की एक लड़की है, एमा इज, ठीक है, एमा इज इन दिल्ली पब्लिक, पहले स्कूल में थी अब कॉलेज में है, ठीक। तो ईशा या एमा ई से, ठीक है। तो एमा है तो ई फॉर एमा यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एमा इज IS यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज SC, ठीक। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, देन DP, एमा इज इन, कौन से, अब कहां पे है, DP का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, और SC है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ठीक है। तो टेक्सोनोमी इन बेसिस पे होती है, टेक्सोनोमी इन बेसिस पे होती है। लास्ट में अब जब एवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी में जब एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेने लग पड़े, तो तब आई हमारी टर्म सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। तब आई हमारी टर्म सिस्टेमैटिक्स, और सिस्टेमैटिक्स भी किसने दी थी, सिस्टेमैटिक्स दी थी कार्लस लीनियस, ठीक। तो ये कार्ल्स लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, पता नहीं यार क्या नाम है इसका, बेकार जैसा, कार्लस लीनियस, कार्ल्स लीनियस है, तो चेक इट आउट, लीनियस लिखा हुआ इन्होंने। तो इसकी बुक का नाम था सिस्टम, एस फॉर सिस्टमैटिक्स है तो सिस्टम है नेचुराe, ठीक है। तो देखो एस फॉर सिस्टमैटिक्स, एस फॉर सिस्टम नेचुराe, कार्ल्स लीनियस की बुक है, ठीक है। तो एक बार फास्ट रिकैप्चुलेशन जल्दी जल्दी अब इसका कर लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, जब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, ग्रुप कैसे करेंगे, जब सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस में क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर,
एंड लास्ट में तुम्हारी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कब होती है? जब तुम इजीली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स को लेते हो, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, उसको आइडेंटिफाई करते हो, लास्ट में नो, ठीक है। लास्ट में उसको जो है नामकरण कर देते हो क्लासिफिकेशन के बाद। तो क्लासिफिकेशन क्या, आप करेक्टर्स पढ़ रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। सी आई देन सी से आता है आपका करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कर दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने करेक्टर्स ऑब्जर्व किए वो एंड जो आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जो कि टैक्सोन होती है, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। प्लूरल यानी कि ज्यादा हो तो वो टैक्सा होते हैं। तो सभी ये स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास जो है वो आपके क्या है, टैक्सा। ठीक है, एक होगा तो क्या बोलेंगे, टैक्सोन। ठीक है, फिर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। स्पीशीज, जीनस, family order class, species, genus, family order class, species, genus, family order class। साइंटिफिक नेम में जो है वो जीनस को पहले लिखते हैं, देन स्पीशीज को लिखते हैं। ठीक है, बट जो आपका ऑर्डर होता है तो उसमें लोएस्ट क्या आता है आपका, स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन आपकी क्लास, देन फाइलम आता है। फाइलम को ही बोटनिस्ट या प्लांट किंगडम में क्या बोलते हैं, डिवीजन, और लास्ट में आता है आपका किंगडम। और इन्हीं को जो है वो किस बेसिस पे, अब टैक्सोनॉमी किस बेसिस पे पढ़े जा रही है, तो वो है एमा इज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल कमीशन। ठीक है, तो एमा जो है, एमा यानी कि ईएस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देन इज इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ठीक है, एमा इज इन दिल्ली पब्लिक, दिल्ली पब्लिक यानी डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड लास्ट में है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ठीक है, तो यही है। लास्ट ईआई बचा, वो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ईआई जो बचा वो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है नेक्स्ट, जो कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टराइजेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, वही सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार आपने याद कर ली है तो इसको जो है वो अभी लिखो। एक बार अब लिखना है आपको, और एक बार तब लिखना है जब आपकी जो है वो क्लास खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको याद रहेंगे। ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर से लिखता हूँ, दैट इज वेरी मच मोर बेटर। स्पीशीज लोएस्ट, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन इन प्लांट किंगडम, एंड लास्ट में किंगडम। ठीक है, तो ये होते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और उसके बाद आते हैं आपके स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन उसके बाद आता है आपका फाइलम या डिवीजन, एंड लास्ट में आता है आपका किंगडम। ठीक, तो इसी को हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सभी टैक्सा को एक साथ अगर हम पढ़ें तो वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनती है। ठीक है, हायरार्की का मतलब वही है कि आप जो है वो बेसिस पे जो है वो डिवाइड किए जा रहे हो। क्लासिफिकेशन होती क्या है वो तो आपको बता ही दी, एक सिंगल स्टेप है, और इसमें हायरार्की ऑफ मतलब सिंगल स्टेप नहीं है, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, इसमें बड़े सारे प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग उसमें जो डिवाइड करते हैं, ये आपका एक मेजर पॉइंट हो सकता है एनसीईआरटी से। नॉट अ सिंगल स्टेप, क्यों नहीं है सिंगल स्टेप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट, सबसे पहले आप स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम, और फाइलम के बाद आता है आपका किंगडम। तो ऐसे जो है वो ये बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक लाइन है जो कि है टेक्सोनोमिक ग्रुप are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है।
इसका मतलब है कि जो आपके टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, इनमें जो अच्छे ढंग से आपने इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी की है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी स्टडी की है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी स्टडी की है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखी है, और आपने जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, डीपी, अमेजन डीपी 80, ठीक है, अमेजन डीपी 80। तो डेवलपमेंट प्रोसेसेस, टेक्सोनोमिक ग्रुप्स जो है वो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यानी कि ये सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है, इसमें जो है मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स के साथ साथ क्या है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, आपका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, एंड आपका डेवलपमेंट प्रोसेसेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, दैट इज अबाउट स्पीशीज। ठीक है, अब टेक्सोनोमिकल कैरेक्टराइजेशन में जो फर्स्ट चीज जो कि हम पढ़ते हैं दैट इज अबाउट स्पीशीज। तो अब हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक सा स्पीशीज है, देखो अब मैंने आपको पहले बताया था नोमेनक्लेचर में जीएस होता है, नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जीनस और स्पीशीज। तो स्पीशीज सबसे पहले तो आपको एक स्पीशीज तो पता लग ही गई। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट है ऑफ टेक्सोनॉमी, सबसे लोएस्ट यूनिट है ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्पीशीज कंस्टिट्यूट, जो आपका हायर ऑर्डर होता है, जो आपका हायर इससे लेवल आता है, टेक्सोन आता है, यहाँ पे तो ऑर्डर भी नहीं बोल सकते, हायर जो है वो टेक्सोन आता है, दैट इज जीनस। ठीक है, जैसा कि अब आपका है पैंथेरा, लियो, पैंथेरा, टिग्रिस, पैंथेरा, पर्डस। ठीक है, तो ये आगे आपके पैंथेरा लियो, एल फॉर लियो एंड एल फॉर लायन। ठीक है, पैंथेरा ये जो शेर बाघ चीते होते हैं वो पैंथेरा आपका जो जीनस होता है। तो ये है लायन, टिग्रिस से पता लग रहा है टाइगर, और पी कौन से उसमें आता है, जो ऐसे बिल्ली की तरह होता है, लैपर्ड। तो बस पर्ड, पर्ड से याद कर सकते हो लेपर्ड। ठीक है, तो ये आपकी इनकी जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज क्या है, ये जीनस है पैंथेरा, तो बाकी लियो, टिग्रिस, पार्डस, यानी कि अगर ये तीनों को अगर एक साथ ले लेना तो इनका जीनस पैंथेरा है। तो पैंथेरा जीनस में 3 ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो लायन, टाइगर और लेपर्ड है, जिनकी स्पीशीज क्या है, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। ठीक है, लियो लायन, टाइगर टिग्रिस एंड लेपर्ड पार्डस। अगर आप जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हो, आप को रिटन एग्जाम नहीं देना है, तब तो फिर जस्ट बेसिक्स है ये, आप जो है वो मतलब तुक्का मार के भी कर सकते हो, इतना बेसिक है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं दैट इज सोलेनम। ठीक है, सोलेनम जीनस, जैसे कि अब देखो आपकी सोलेनम मकोई, उसके बाद आप सोलेनम निग्रम, कोई प्लांट कोई सोलेनम निग्रम बोलते हैं यार, क्या है ये, अगर आप इनके नाम ही लिखने लगे रहोगे ना तो आपको तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलोजिना। ट्यूबर, ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो, सोलेनम निग्रम,
सोलेनम निग्रम तो लिख ही दिए यार, सोलेनम मेलांजिना लिखना मेरे को। ठीक है, तो ये सारे सोलेनम जीनस आ गया। जीएस बताया था आपको नोमेनक्लेचर में, जीएस जनरल साइंस। ठीक है, तो अब से भी को अंडरलाइन कर देना अच्छे ढंग से। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में लिखते वैसे लेटर्स लिख देने। और बता दिए सोलेनम निग्रम को मकोई या नाइट शेड प्लांट बोलते हैं, ट्यूबरोसम ट्यूबर पोटैटो, और मेलेंजिना ब्रिंजल होता है। ब्रिंजल बोल लो आप, ओबरजीन बोल लो, एग प्लांट बोल लो, ओबरजीन या एग प्लांट, ये अलग अलग मतलब जैसे कि ब्रिटेन में इसको ओबरजीन बोलते हैं, अमेरिका में एग प्लांट, अंडे की तरह दिखते तो एग प्लांट बोल देते हैं, ब्रिटिशर्स ओबरजीन बोलते हैं और ब्रिंजल हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेट इज अबाउट जीनस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़? जीनस। जीनस बता ही दिए मैंने आपको दो, तो एक सोलेनम जीनस बता दिया और दूसरा बता दिया मैंने आपको मोस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन थी स्पीशीज। अब जितने भी स्पीशीज है उन सभी को जोड़ के क्या बन रहा है? जीनस। तभी आ रहा है, तो ऑल स्पीशीज, ऑल रिलेटेड स्पीशीज टुगेदर कंस्टिट्यूट जीनस। जैसे कि आपकी लियो टिग्रिस पार्डस, ये स्पीशीज जब जुड़ती हैं तो वो पैंथेरा जीनस है। ठीक है, वैसे ही आपका जो है वो मेलांजिना, निग्रम और ट्यूबरोसम है तो वो सोलेनम जीनस है। ठीक है, तो ये जो जीनस होते हैं, अब जैसे बिल्लियों का जीनस बोले जो नॉर्मल बिल्ली होती है, और कुत्ते का जीनस बोले, तो इसमें जो है वो एक ट्रिक है कि जो डॉग है, ठीक है, जो डॉग है उनको हम जो है वो बोलते हैं, जो कैट के नाम से होता है वो होता है कैनिस। ठीक है, तो डॉग का जीनस क्या है? कैनिस। डॉग का जीनस क्या है? कैनिस। और नेक्स्ट है कैट। कैट का है फेलिडाई, सॉरी फेलिस। क्या है? फेलिस। कैट का जीनस क्या है? फेलिस। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, दैट इज जीनस हो गया। देखो याद करो मेरे साथ, लिख लो एक बार वापस, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। ठीक है, ये जितनी बार याद करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फैमिली, फैमिली। तो आए या आईसीआई, घर आए या आईसीआई, परिवार में आए या आईसीआई। ठीक है, तो जो आपके एनिमल्स होते हैं मैक्सिमम उनमें आए लग जाता है और प्लांट्स में आईसीआई। ठीक है, मैंगो की फैमिली, मैंगो का नाम क्या था? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगो की फैमिली है अनारकार्डेसियाई। ठीक है, मैंगो की फैमिली क्या है? अनाकार्डियासियाई। ठीक है, अनाकार्डियासियाई। और देखो, बिल्लियों, कुत्तों का मैंने आपको ट्रिक बताया, कुत्ता है तो कुत्ते को बिल्ली वाला साइंटिफिक नाम दिया है। ठीक है, तो डॉग का नाम क्या था? कैनिस, तो इसकी हो गई फैमिली कैनिडाई। ठीक है, तो जितने भी आपके कैनिस नाम की जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी जितनी भी टाइप की बिल्लियां आपकी, ठीक है, लाइक कुत्ते हैं आपके, वो सारे जो है वो कैनिडाई फैमिली में आएंगे। जितनी भी टाइप की आपकी कैट्स हैं वो सारी फैलिडाई फैमिली में आएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे जो सोलेनम वाले होते हैं, सोलेनम था हमारा जीनस, अब जितने भी सोलेनम वाले सारे इकट्ठे होके आ जाए। ठीक है, सोलेनम वाले इकट्ठे होके आ गए, फिर सोलेनेसियाई फैमिली एंड पेटूनिया, डटूरा, ये सारे एक ही उसमें आते हैं। बेला
चली अशव पे टमाटर आलू और टोबैको लाने। ये सभी एक ही फैमिली के अंडर आते हैं, ठीक है। बेला चली अश्व पे टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल और टोबैको लाने, ठीक है। ये जो है वो सोलेनम फैमिली में आते हैं, इंपॉर्टेंट है याद करना, आप कर सकते हैं याद, ठीक है। बेला चली अशव पे टमाटर बैंगन आलू टोबैको लाने। तो ऐसी जो है वो हमारी फैमिलीज का टॉपिक भी खत्म होता है। एक लास्ट चीज जो बचती है वो कि फैमिली किस बेसिस पे आती है। तो फैमिली जो है वो देखो आपने रिलेटेड जनरा ले लिए, ठीक है, रिलेटेड जनरा ले लिए जिनमें कि अब सिमिलैरिटीज और कम होगी। जैसे आप जो है वो दूर जाते जाते हो, जैसे किंगडम अलग अलग आ गए, जैसे जितना हाई टैक्सोन होता है उतने ही डिफरेंसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, तो रिलेटेड जेनरा है ये, ठीक है। जितनी जीनस में सिमिलैरिटीज थी वो तो ज्यादा होंगी, ठीक है, बट जो आपकी मतलब जीनस या स्पीशीज में सिमिलैरिटी होंगी ज्यादा होंगी, फैमिली में जो है फैमिली में कम होंगी उनसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूँ, ये किस बेसिस पे फैमिली किस बेसिस पे बनती है। फैमिली बनती है आपके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे, मैक्सिमम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो कि हम पढ़ेंगे डेट इज आर ऑर्डर। हमारा ऑर्डर है प्रिमेटा। हमारा ऑर्डर कौन सा है, प्रिमेटा। हमारा ऑर्डर है प्रिमेटा, ठीक है। अब जैसे फैमिलीज आ गई डिफरेंट डिफरेंट, तो अब ये सब फैमिलीज जब जुड़ेंगी तो ये क्या बनाती हैं, ऑर्डर। क्या बनाती हैं, ऑर्डर। तो अब ऑर्डर की मैं बात करूं तो ऑर्डर में सिर्फ आपके दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर होता है कार्निवोरा, मीट फीडिंग। तो अब आपके कुत्ते बिल्ली एक ही उसमें आते हैं, तो वो किस चीज में कॉमन आते हैं, कुत्ते बिल्ली जो साथ में कहा जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके ऑर्डर में, और वो ऑर्डर होता है कार्निवोरा, ठीक है। इनमें फैमिलीज आती हैं आपकी कैनिडाई और फैलिडाई, ठीक है। और जीनस तो मैंने बताया था, कैनिस डॉग का जीनस और फैलिस कैट का। तो ये याद रख लेना कि जीनस कौन कौन से हैं। कैनिस जो है वो किसका है, डॉग का, और फैलिस किसका है, कैट का। और इनकी फैमिलियां कैनिडाई और फैलिडाई। और कैनिडाई और फैलिडाई आगे कहाँ जुड़ती हैं, वो आगे जुड़ती हैं आपके ऑर्डर में। तभी मैंने बोला ये याद होना चाहिए आपको, स्पीशीज जीनस। तो जीनस आ गया आपके कैनिस एंड फैलिस, ठीक है। उसके बाद फैमिली कैनिडाई फैलिडाई, फिर ऑर्डर में ये दोनों इकट्ठे हो गए और आगे कार्निवोरा। वैसे ही जो हमने पहले अभी पढ़ा पिछली फैमिली सोलेनेसाई, एक और फैमिली होती है, इसका कहीं ज्यादा मेंशन नहीं है बट यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है, कॉन्वोल्वुलेसाई।
तो ये दोनों इकट्ठी जुड़ के क्या बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं जुड़ के इकट्ठी, डेट इज योर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, पॉलिमोनियल्स, दैट इज द ऑर्डर दैट इट फॉर्म्स। नेक्स्ट चीज क्लास, फाइलम, देन किंगडम, फिर खत्म, मजे।